इंटरेस्ट में आपको वो भी वैल्यू हो सकती है कि डेसिमल में आए तो उसको भी फ्लोट में ले लीजिएगा। तो उसके लिए देखो वेरिएबल ऐसा हम चूज करते हैं जिससे हमको तुरंत पता चल जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आप CI ले लीजिए, सी फॉर कंपाउंड, आई फॉर इंटरेस्ट। CI इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। या अगर आप चाहते हो दो स्टेटमेंट में नहीं लिखना चाहते हो तो आगे ही पहले वाले स्टेटमेंट में जो हमने लिखाया था अमाउंट वाला उसी में माइनस पी कर दीजिए आप, तो एक ही स्टेटमेंट में हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद आप पूरा प्रॉपर तरीके से आपको प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंट करवानी है, रेट प्रिंट करवाना है, टाइम प्रिंट करवाना है, अमाउंट प्रिंट करवाना है, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंट करवाना है। और वो भी सारा न्यू रोज में, अलग अलग रोज में, सब सेपरेट रोज में वो सारे प्रिंट हो, ताकि कोई भी लेमैन यूजर जो है उस प्रोग्राम को रन करवाए तो इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सके कि हमने प्रिंसिपल वैल्यू क्या दी थी, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया था, हमने टाइम कितना ईयर्स दिया था, है तो उसका अमाउंट कितना आया, अमाउंट अगर इतना जनरेट हुआ तो हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला। ठीक। सेकेंड प्रोग्राम लिखिए। ये कुछ समझ में आया कि नहीं आप लोग जो इतनी देर से हम बोल रहे हैं? मतलब किसी को समझ में नहीं आया? आया सर। अच्छा, तो कोई आया बोल सर, क्यों नहीं रहा सर नोट नहीं कर है? है? आ गया ये सर। हाँ, ये 7th क्लास के स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन है जो आपसे करवाया जा रहा है, तो उसमें सब लोग मौनम स्वीकृति है क्या? बिल्कुल शांत, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट बैठे हो कि हाँ सर समझ में आया नहीं आया? हाँ शुक्ला जी बताएं। आ गया। अच्छा, तो अब इतना बात ना लिया कीजिए, कुछ कम बात लीजिए, सर्दी का सीजन है तो समय से, ताकि जो है आप क्लास अटेंड कर सके। कोई बात नहीं, नेक्स्ट कोशिश करिएगा कि ये दिक्कत ना आए। बात खूब लीजिए लेकिन टाइमली लीजिए। हाँ, सेकंड क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, write a program to calculate gross salary and net salary of an employee full stop if HRA, इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, जो किराया भत्ता गवर्नमेंट देती है, इफ HRA इज 10% ऑफ एन एम्प्लॉय बेसिक सैलरी। ये बेसिक सैलरी की रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें कैलकुलेट आपको करनी होगी। इफ HRA इज 10% of an employee basic salary, कॉमा TA ट्रेवलिंग अलाउंस, जो किराया भत्ता देती है गवर्नमेंट, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, प्राइवेट वगैरह को ये फैसिलिटी नहीं मिलती। कुछ लोग देते हैं जो अच्छी कंपनियां हैं, बाकी जगह तो कहीं कुछ नहीं मिलता। कॉमा TA इज 7% ऑफ हिज बेसिक सैलरी, कॉमा DA एंड EPF डियरेंस अलाउंस, दैनिक भत्ता, डीए एंड EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो कटता है बाद में लास्ट में आफ्टर रिटायरमेंट जो है मिलता है, DA एंड EPF आर 5% एंड 12% ऑफ हिज बेसिक सैलरी। DA and EPF are 5% and 12% of his basic salary। सारी बेसिक सैलरी के रिस्पेक्ट में ये कैलकुलेट करेंगे आप। फुल स्टॉप। बेसिक सैलरी इज इंटर्ड बाय द यूजर एट द रन टाइम। ठीक, अब जरा आप फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू लिखिए, एक वेरिएबल आप बनाइएगा फ्लोट टाइप का, जिस जिस वेरिएबल ले लीजिएगा GS, ग्रॉस सैलरी, G फॉर ग्रॉस, S फॉर सैलरी। वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको बताया जा चुका है कैसे आप डिक्लेयर करोगे।
जीएस ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी, फॉर्मूला लिखिए, प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस डीए। लिख लिया? नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए नेट सैलरी। और नेट सैलरी इज इक्वल टू लिखिए ग्रॉस सैलरी माइनस ईपीएफ। ईपीएफ डिडक्ट होता है सैलरी से, और उतना ही पार्ट, जितना पार्ट एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट करती है गवर्नमेंट, उतना ही पार्ट अपने तरफ से मिलाती है। और उसमें लगभग 8.5 से 9.25% इंटरेस्ट मिलता है, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो इसमें आपको बेसिक सैलरी जो है प्रिंट करवाना है, ग्रॉस सैलरी प्रिंट करवाना है, और नेट सैलरी प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट लिखिए थर्ड प्रोग्राम। और ये सारे प्रोग्राम जो है कॉपी पे करके, कॉपी पे कोड जनरेट करके, उसको फिर सिस्टम पे लिख कर, उसको रन करवा के, जब वो प्रॉपरली रन कर जाए उसको एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेट करके कि हाँ ये वाकई में रिजल्ट जो है सही आ रहा है कि नहीं। उसके बाद उसको फाइल में लिखिए, प्रैक्टिकल फाइल। राइट अ प्रोग्राम, थर्ड लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 5 डिजिट्स नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट any 5 digits number and find the sum of its digits। सपोज आपने 1 2 3 4 5 नंबर ले लिया 5 डिजिट्स का, तो इसके जो भी डिजिट्स हैं 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इनका सम निकालना है। यानी कि जो आउटपुट आए वो आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आना चाहिए, जो भी उसका रिजल्टेंट वैल्यू है। तो 5 डिजिट नंबर बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए इसको लॉन्ग इंट ले लीजिएगा, क्योंकि इंटीजर की जो रेंज है उससे ही एक्सीड कर जाएगी, तो गार्बेज आपका आउटपुट मिलेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये गलती कहाँ हो रही है। नेक्स्ट लिखिए चौथा क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 3 डिजिट्स नंबर एंड प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। मान लिया 1 2 3 लिया, तो 3 2 1 उसका रिजल्ट आए, और इसमें केवल मॉडुलस ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर का रोल है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है? रिमाइंडर देगा, है ना, और डिवीजन ऑपरेटर आपका क्वेश्चन देगा। तो इन दोनों का रोल है। लूप आप चला लेंगे तो वेरिएबल कम यूज करने पड़ेंगे, और अगर आप लूप यूज नहीं करेंगे तो वेरिएबल आपको 2-3 तो लेने पड़ेंगे। फोर्थ क्या लिखवाया था? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 3 डिजिट नंबर एंड प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक, दूसरा ये है कि जो स्ट्रेंथ ये कम हो रही है, 60 की स्ट्रेंथ में 30 और 32 और 28 लोग जो ऐड हो रहे हैं, तो आपके जो मित्र बंधु हो उनको बता दीजिए कि वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इतना लाइटली ले रहे हैं। ईसीसी से बीसीए उनका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी 6 सेमेस्टर का संबंध है। तो वो सीएमपी डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण और एडीसी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है भ्रम में न रहे कि वहां कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ जो है अटेंडेंस एनालिसिस होता है, और वो सेशनल तक नहीं दे पाएंगे, सेमेस्टर तो छोड़ दीजिए। तो अगर आपके संपर्क में हो तो उनको थोड़ा सा उनके दिमाग में ये बात बैठा दीजिए कि वो क्लास जो चल रही है उसको सीरियसली लें, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो।
है, नहीं तो 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद मान लिया सेशनल हुआ पहला जो है, उसमें ही एंट्री नहीं मिल पाएगी तो आगे तो खैर कोई बात ही नहीं। तो इसलिए आगे प्रॉब्लम ना हो और सब साल आप कम से कम अच्छे नंबरों से पास हो जाए, क्योंकि अगर बीसीए आपने ज्वाइन किया और 70% नहीं बना, 50% 45% में बना, तो आगे आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब का नहीं रह जाएगा वो डिग्री। तो इसलिए थोड़ा सा पंचुअल होइए, गंभीर होइए, मेहनत करिए, मेहनत का ये समय है। 3 साल 5 साल मेहनत कर लेंगे आप यूजी पीजी करके, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से स्टेब्लिश हो जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा पूरे जीवन भर। और यही समय में अगर खूब मौज मस्ती दोस्ती यारी सब अगर आपने कर लिया, लोग करते हैं। अब बताइए 60 की स्ट्रेंथ है, 30 लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो इसी से समझ में आ रहा है कि 30 लोग जो है अपना जो है घूम रहे हैं, कि वो अपना कह रहे हैं यार सब हो जाएगा देखा जाएगा। तो थोड़ा सा इसी में इस चीज की दिक्कत है, इसलिए हम आपको पहले से ये चीज बता दे रहे हैं कि आगे समस्या ना आए, आगे आप रो कि अरे अब एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहा है सर क्या करें, है सेशनल में बैठने को नहीं मिल रहा है। तो वो इन सब चीजों से आप पहले जो है, ये आपको हम अवेयर कर रहे हैं कि वो चीजों से आप अवेयर हो जाओ, है ना। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो। हाँ, 5th क्वेश्चन लिखिए। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। आपने कौन सिलेंडर है ज्योमेट्रिक में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी आपने अगर मैथ लिया होगा। अब तो खैर सिलेबस वगैरह बहुत चेंज हो गया है, तो ज्योमेट्री में आपने सिलेंडर पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, बेलन, बेलन पढ़ा होगा कि नहीं। तो उसका वॉल्यूम है, हाँ उसका वॉल्यूम आयतन आपको निकालना है। उसका फॉर्मूला है किसी को मालूम? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर। हाँ हाँ, क्या बताए? पाई आर स्क्वायर एच। हाँ हाँ, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर रेडियस हो जाएगा और एच उसकी जो है हाइट हो जाएगी। चलो अब देखो, थोड़ा सा तुम लोगों का दिमाग में जोर डाले तो फॉर्मूले तो कम से कम याद होने लगे। तो लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फुल स्टॉप इफ रेडियस एंड हाइट आर गिवन एट द रन टाइम बाय द यूजर। ये आपकी चॉइस पे होगा, आप क्या रेडियस देते हो, क्या हाइट देते हो, यूजर एंड पे है, ये फिक्स नहीं करना है इसको। फिर सिलेंडर के बाद फुल स्टॉप करके लिखिए, इफ रेडियस एंड हाइट आर गिवन एट द रन टाइम बाय द यूजर। नेक्स्ट लिखिए, 5 क्वेश्चन हो गए ना। यस सर। नेक्स्ट लिख लीजिए 6 जो है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 2 वेरिएबल्स एंड स्वैप देयर वैल्यूज इनटू देयर डिफरेंट लोकेशन। स्वैप करना है, ए की वैल्यू बी में चली जाए, बी की वैल्यू ए में आ जाए और उसको प्रिंट करवाना है। तो बिफोर स्वैपिंग वैल्यू आप प्रिंट करवाइएगा, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू प्रिंट करवाइएगा, ताकि पता चल जाए कि हाँ स्वैप होने से पहले इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी और स्वैप होने के बाद इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। रिपीट कर दीजिएगा। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करो, सर का फोन आ रहा था तो अभी हम उठाते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 2 वेरिएबल्स, 2 आपको वेरिएबल्स लेने हैं, एंड स्वैप देयर वैल्यूज into their different location, लिखा, विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करना है, ए और बी वेरिएबल्स को ही इस तरीके से आपको मैनेज करना है
कि आप उसको यूज कर सके, मतलब उसकी वैल्यू को यूज करके स्वैप कर सके। लास्ट वन जल्दी से लिखिए, विदाउट यूजिंग के बाद विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, फुल स्टॉप करिए। 7 लिखिए लास्ट, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बहुत आप लोग पढ़े होंगे, उसका सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम है, उसके डायगोनल की लेंथ निकाले होंगे। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, घनाभ जिसको बोलते हैं ना क्यूबॉइड, फुल स्टॉप, इफ लेंथ कॉमा ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन बाय द यूजर, if length, breadth and height are given by the user। तो ये 7 जो है पहला लैब मैनुअल्स है, ये बेसिक है। अगला जो लैब मैनुअल्स आपको लिखवाया जाएगा और प्रोवाइड करवाया जाएगा वो बेस्ड होगा इफ एल्स स्टेटमेंट पे, लूप्स पे बेस्ड होगा और स्विच पे बेस्ड हो सकता है, ब्रेक और कंटिन्यू जो अब अगले क्लास में कल हम लोग ब्रेक, कंटिन्यू और स्विच स्टेटमेंट पे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उस पे बेस होंगे। तो पहले आप इसको आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको 2-3 दिन का 4 दिन का टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को फिर हम जो है अगला जो है लैब मैनुअल्स आपको दें, जो कि जो टॉपिक्स आपको बताए हैं उस पर बेस होगा। ठीक, तो अब इस तरीके से प्रॉपर एक शेड्यूल आप बना लीजिए और सीरियस हो जाइए और सारी चीजें जो है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 5-6 सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स हो गए, आपके मैथमेटिक्स हो गई, तो सीरियस हो के बिल्कुल उसको तैयारी करिए। सर मैथ्स की क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, मैथ्स और सर्किट की, आपको कोई आइडिया है कब तक स्टार्ट होगी? आइडिया क्या, हमने शेड्यूल में देखा था, सर का नाम था, तो हमें लगा कि हो सकता है शुरू हो गया हो। तो अब ये अनामिका मैडम का नंबर हो तो आप उनसे संपर्क करिए, है कि मैम कब तक ये शुरू होगा, कब क्या होगा। तो हमें तो ये था कि शायद शुरू होने वाला है, इसलिए हमने पूछा था। और या फिर एक आध दिन जो है सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आप लोग कॉलेज भी हो आया कीजिए भाई, कि आपने फीस दिया है, एटलीस्ट आपका कॉलेज है 3 साल तक रहेगा, है, तो वहां पर भी संपर्क करके डिपार्टमेंट में जाके सर से मिल के, प्रिंसिपल सर भी हैं, तो वहां प्रॉपर तरीके से आप अपने को रिप्रेजेंट करें कि सर हमको ये दिक्कत है, या मैडम से मिल के कि सर कब तक क्लासेस शुरू होंगी। भाई आप यूजी कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, अपनी बातों को रखें तो तुरंत उस पर काम होगा, है ना। तो वो आपको बताएंगे क्या है, कब से शुरू होना है। ठीक है, ठीक है सर। बीच में 1-2 दिन, हम ये नहीं कह रहे डेली आप पहुंच जाए, और गैदरिंग में नहीं पहुंचना है, ये ना लगे कि आप जो है नेतागिरी कर रहे हैं। 2-4 कैंडिडेट जो बोलचाल में अच्छे हो, गर्ल्स कैंडिडेट भी हो सकती है उसमें और बॉयज भी हो सकता है, 2 लोग 4 लोग जाके मिल लें कि सर वो हमारा ये क्लास अभी नहीं शुरू हुआ, सर कब से शुरू होगा, क्या है वो हमें पूछना था, और ये हमारे जो एक्सक्यूज थे, सारी चीजें आपकी रिजॉल्व की जाएगा। पता चला हुजूम पहुंच गया 40 लोग, उसमें 20 लोग मजा ले रहे हैं पीछे, तो वो चीज नहीं करनी है ना। आप अपनी प्रॉब्लम को पहले आप अपने डिपार्टमेंट में अनामिका मैडम से मिलिए, उनसे बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो कॉलेज भी आप लोग जा सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं, ऐसा कोई ऐसा कॉलेज बंद नहीं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, आज ओवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है हम बता दे रहे हैं, अभी टॉपिक स्विच है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक, यस सर।